आज हम सॉल्व करेंगे 2023 इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान सेट 4 बीवी। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या इस सेट में पूछा गया था। यहाँ पर आपको विशेष रूप से न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। ये वीडियो विशेष रूप से न्यूमेरिकल को फोकस करते हुए बनाया गया है क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा समस्याएं होती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए विद्युत फ्लक्स आया हुआ है, पी एन संधि आई। हमारा फोकस होगा कि हमारे न्यूमेरिकल कहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये कोणीय संवेग निकालने को आया है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आया है, वायु में चले हुए पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो द्वितीय फोकस की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल विद्युत चुंबकीय तरंग से आया हुआ है दूसरे के घा में, और दूसरे के चा में आया है। यहाँ पर विभवांतर निकालना है, विद्युत परिपथ से आया है। तीसरे के का में नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक का द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 किलोग्राम हो तो बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन वाले धातु का पृष्ठ, इसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। अधिकतम वेग और अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव पर एक न्यूमेरिकल आया है, और इसके साथ साथ ये एक वर्ग का सवाल आया है। ABCD में प्रत्येक चारों कोनों पर ABCD वर्ग है, इसके कोने पर Q आवेश रखा गया है, बल निकालना है। और इसके बाद यहाँ पर स्वप्रेरका तन्वयन प्रेरका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक न्यूमेरिकल आया है। यहाँ पर धारिता से संबंधित क्वेश्चन आया है, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से एक न्यूमेरिकल आया है जिसमें कार्यफलन का मान बताना है। और इसके बाद लास्ट में गाउस की प्रमेय पर एक न्यूमेरिकल आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यतिकारी तरंगों पर एक न्यूमेरिकल आया है, और इसमें अधिकतम न्यूनतम तीव्रताएं ज्ञात करनी है। खगोलीय दूरदर्शी पर एक न्यूमेरिकल आया है, और लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा पर एक न्यूमेरिकल आया है जिसमें आपको प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात और विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल का व्यू रहा जो कि इसमें आया हुआ है, और इसके हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल को इसमें फेस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेट 4, इस सेट का जो आकार था, इसकी जो व्यू थी वो मध्यम थी, मतलब मीडियम पेपर आया हुआ था। 246 बीवी 346 बीवी 2023। यहाँ पर देख लीजिए, एक एक करके न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है NH/2 से निकाला जाता है। n का मान आपको पता है, दूसरी कक्षा है तो 2 है, और h का मान प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट जिसको आपको मालूम रहता है 6.6 10⁻34 और पाई का मान 3.14, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल को फेस करते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में दिया गया है वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस की प्रथम फोकस से एक वस्तु की 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द्वितीय लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, जो लेंस का हम लोग कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग फोकस दूरी को निकाला करते हैं। यहाँ पर एक सूत्र है जो लेंस का सूत्र कहलाता है, इस सूत्र को हम लोग लगा देंगे 1/f = 1/b - 1/u, और इसमें 1/b की वैल्यू जब करेंगे तो पक्षांतर करके आ जाएगी 1/f + 1/u। इसको जब f और u की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, f यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, चूँकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस होती है, और वस्तु यानी u 5 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु हमेशा माइनस में रखी जाती है। तो यहाँ पर आपने इन वैल्यू को रख दिया और आपके पास आ गया 1/30। 1/30 जो आपका आया है, ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। तो द्वितीय लेंस की फोकस दूरी जो निकालेंगे उसमें आप जो है इस प्रतिबिंब की स्थिति को घटा देंगे। 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं अभी। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण यहाँ पर दिया गया। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण EY = 60 sin 500x - 1.5 × 10⁻11t वोल्ट पर मीटर। तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको ये पता होगा कि जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हैं परस्पर लंबवत होते हैं। जिस प्रकार तरंग विद्युत क्षेत्र में व्यवहार करती है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करती है। आपको इसमें जो निकालना होता है, जैसे EY = E0, तो उसी तरह से जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो BY = B0 होगा। यानी कुल मिला करके हमको B0 की वैल्यू चाहिए। तो ये जो दिया गया है ये E0 की वैल्यू है, और C है प्रकाश का वेग। आपको मालूम होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये प्रकाश का वेग होता है, इसको आपको जानकारी होगी। तो हम लोग B0 ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है EY = E0 sin, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसी से जो हमको समीकरण निकालनी वो होगा BY बराबर, ये हमारा जो समीकरण होगा हो जाएगा BY = B0। और B0 लिखने के बाद फिर आपको जो है सारी इक्वेशन को इसी तरह से 500x - 1.5 × 10⁻11t को लिख देना है। तो हमको कुल मिलाकर के B0 निकालना है। अगर हम B0 को निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास फार्मूला होता है C = E0/B0। तो B0 = E0/C।
सी बराबर ई नाट अपान बी नाट, तो बी नाट बराबर ई नाट अपान सी, ई नाट की वैल्यू 60 दी गई है, इसको यहाँ पर रख देंगे 60। और सी यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है, जिसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 10⁻⁷ जूल आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैंने बताया था कि बाकी इक्वेशन को आपको उसी प्रकार से लिख लेना है पूरा। तो ये जो आपकी बी नाट की वैल्यू है ये आपकी निकल आएगी। ये जेड अक्ष की अंदिश होगी, अगर ये वाई अक्ष की अंदिश है तो ये जेड अक्ष की अंदिश होगी, तो यहाँ पर बी जेड लिख देंगे और बी जेड इक्वल टू बी नाट करके ये बी नाट आपने रख दिया और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे कहेंगे यहाँ पर 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाले 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसमें सेल का भी प्रतिरोध जुड़ जाता है, उसके लिए धारा का मान होता है I बराबर E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R, जहाँ पर स्मॉल r जो है वो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। तो E का मान हमको दे रखा है 1.5 वोल्ट, जिसको उठा करके यहाँ रख देंगे और R प्लस R करेंगे तो स्मॉल r का मतलब ये देखिए स्मॉल r की वैल्यू दी गई है और ये आपका 2.9 बाय कैपिटल R की वैल्यू दी गई, इसको लिख लेंगे 1.5/30 आएगा, जो कि 0.5 एम्पियर आपका आ जाएगा। चूंकि हमको विभवांतर निकालना है तो विभवांतर का फार्मूला होगा V = E - IR। इन दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए, कभी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। E का मान 1.5 दिया है और I का मान अभी हम निकाल चुके हैं 0.5 एम्पियर और R का मान यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1.5 और यहाँ पर 2 अंक के दशमलव लगे तो 0.05 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.545 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है अगले क्वेश्चन में 1.5 वोल्ट विभवांतर वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और इसे 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों का विभवांतर कितना होगा। तो ये रिपीट हुआ है, इसको मैंने आपको पिछले सेट में सॉल्व किया है, इसलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तीसरे के घा में एक क्वेश्चन आया है, आपको प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और वेग ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। इसमें अगर हम देखें तो हमको कार्यफलन दिया गया है, यहाँ पर 2.14 वोल्ट कार्यफलन वाले, तो कार्यफलन दिया है फाई, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपतित प्रकाश की तरंग दे दें, लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 × 10⁻7। इसके बाद हम आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकालेंगे E बराबर h न्यू। चूँकि हमको न्यू नहीं मिला है इसलिए न्यू इक्वल टू होता है C अपान लैम्डा, माने आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य। सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, तो C अपान लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे। लैम्डा हमको यहाँ पर मिल रहा है 5 × 10⁻⁷, इसको उठा के नीचे रख देंगे और H और C का मान यहाँ यहाँ पे रख देंगे। C का मान 3 × 10⁸ होता है, H का मान 6.6 × 10⁻34 होता है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 6.6 × 3 इसको यहाँ लिख लेंगे और बटे 5 में है तो इसको यहाँ लिख लेंगे, 10 की घातों को कैलकुलेट कर लेंगे। -34 धन 8 ऋण 7, यहाँ पर -34 है, यहाँ पर धन 8 है, यहाँ पर ऋण 7 इकट्ठा कैलकुलेट कर लिया हमने और हमारे पास आगे चल के आ गया, हमारे पास आगे आ गया इसका मान 3.96 × 10⁻19 जूल, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए हमको पता है कि हमको 1.6 × 10⁻19 से भाग देना होता है, 1.6 × 10⁻19 से भाग देना होता है, इसको हम भाग दे देंगे और हमारे पास 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लगानी होती है, हमको अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है। कभी भी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना हो तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण हमको लगानी होगी और आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण जब लगाएंगे तो होती है Emax = H न्यू - फाई। हमको यहाँ पर H न्यू की वैल्यू दे दी गई है 2.475, अभी भी हमने निकाला है कितनी ऊर्जा निकली थी, माइनस फाई माने होता है कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इन दोनों वैल्यूज़ को रख करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब मान आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन इसमें और ऐड किया है कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग होता है V = √2E/m। यहाँ पर E माने गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यहाँ पर निकल चुकी है, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे और इसके बाद m का मान माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो सभी लोगों को मालूम रहता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को यहाँ पर रख देंगे और ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। संख्या अलग कर लेंगे, 2 है, 0.536 है और 9.1 है, इसको हमने अलग कर लिया यहाँ पर
और इसके बाद इसके साथ 10 की घातों को कैलकुलेट करेंगे। -19 ऊपर है, -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, तो -19 + 31 हो जाएगा, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 31 में से 19 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर इसका 2 × 5 10.536 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.44 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास वेग आ गया, इलेक्ट्रॉन का वेग 3.44 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव के आघूर्ण को परिभाषित किया। डेफिनेशन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। नीचे कोई एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसको हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर 2 × 10⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵5 वोल्ट पर मीटर है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका हुआ है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए और कार्यरत वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों को फेस करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्नानुसार जो ही मैटर होगा लिख लेंगे। द्विध्रुव का आघूर्ण दिया है रो 2 × 10⁸ कूलाम मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 2 × 10⁵5 वोल्ट पर मीटर और कोण दिया है 30 डिग्री। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है जो हमारा डाइपोल होता है, द्विध्रुव होता है। डाइपोल सबसे पहले बता दें, दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश यानी -Q और +Q, ये बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है AB, इसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव करते हैं। इसके बीच की दूरी 2L होती है और इसकी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है U = -P1 - cos θ। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे P का मान दिया गया, रो का मान दिया गया, तो यहाँ पर रख लिया 2 × 10⁸ इसके बाद E का मान मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁵5 और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री दी गई, इसको यहाँ पर रख दिया आपने। इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आगे आएगा, जो हमारी ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी -3.464 × 10⁻³ जूल, जिसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके न्यूमेरिकल लगाएं कभी भी तो वीडियो को रोक करके स्वयं से कैलकुलेट करें और देखें, आंसर का मिलान करें, हमारा आंसर क्या आ रहा है इसको चेक कर लें, तभी न्यूमेरिकल सही समझ में आता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम का आघूर्ण पूछा था। वॉल्यूम का आघूर्ण अगर आपको निकालना है तो τ = ρ × E हो जाएगा और रो का मान माने P का मान जो है आपको दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, साइन थीटा का मान दिया गया है, सारे मान यहाँ पर रख लेंगे और टाउ की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, जिसको आप वीडियो देख कर रोक करके कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आपको इसका सही आंसर पता लग सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, धातु के 2 गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव पर आवेशित किया गया है। गोलों के आवेशों की पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको त्रिज्याएं जो दी गई हैं उनको हम R1 R2 मान लेंगे। पहले गोले की त्रिज्या R1 जो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर हो गई, 6/2 व्यास का मतलब त्रिज्या का आधा। अगर व्यास 6 है तो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर व्यास 4 है तो उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसको हम इसके हिसाब से मीटर में बदल देंगे। 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻² मीटर होता है और इसको हम लोग इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। चूंकि दोनों सेंटीमीटर में है, इनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। गोलों की विभव समान है, चूंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इन्हें समान विभव पर आवेशित किया जाता है, इसका मतलब विभव समान है और अगर विभव समान है तो V1 = V2 हो जाएगा। दोनों के विभव समान हो जाएंगे और जब दोनों के विभव को समान करेंगे तो विभव का फार्मूला होता है KQ/R। इस फार्मूले को लगा देंगे, चूंकि यहाँ पर जो नियतांक है वो समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1/R1 = Q2/R2। और आवेश घनत्व आपको बताया था रो का मान क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व यहाँ पर लेंगे लैम्डा सिग्मा रो, तो आपको याद होगा सिग्मा का फार्मूला होता है Q/A और गोला है तो A का मान हो जाएगा 4πr²। जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कोई भी गोला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो A का मान होता है वो 4πr² होता है, तो इस A की जगह पर हम लोग यहाँ पर 4πr² रख देंगे। ऐसा करने पर हमारे पास दोनों साइड में जो कैलकुलेशन वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा 4πr1² और सिग्मा 2 4πr2² इसमें हम लोग R1 से R1 काट देंगे, 4π दोनों साइड से कट जाएगा, 4π दोनों साइड से कट जाएगा और ये कट गया इस प्रकार से, और R1 नीचे से कट गया, इसकी घात कट गई और ये कटने के बाद हमारे पास आया σ1 R1 = σ2 R2, यानी σ1/σ2 = R2/R1। R2 और R1 का आपको पहले से मान पता है कि R2/R1 हमारा कितना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये R2 है,
2 गुणे 10 की घात ऋण 2 और ये R1 है, तो 2/3 यहाँ से निकल करके आएगा। ये यहाँ पर 2/3 आपका आंसर आ गया। आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात 2:3 होगा, ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 हेनरी सुपरकृत वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पर 5 हेनरी सुपरकृत दिया है, इसका मतलब L बराबर 5 हेनरी हो जाएगा। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब I बराबर 5 एम्पीयर है। सारे मात्रक MKS यूनिट में है, इसलिए हमको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे समय का मान भी दिया गया है। समय का मान यहाँ पर 0.1 सेकंड है समय का मान। ये आपका टाइम दिया गया है। L का मान हो गया, I का मान हो गया, T का मान हो गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरकत्व का सूत्र यहाँ पर लगेगा। उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E = -L × di/dt। di का मतलब है धारा में चेंज जो कि 5 एम्पियर है, और dt का मतलब है समय में परिवर्तन जो कि 0.1 सेकंड है। तो ये आप रख देंगे दोनों को, 25/0.1, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 250 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्योन्य प्रेरण के सवाल वैसे सरल होते हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और ये सवाल आसानी से आ जाते हैं। यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र का सवाल आया। एक समांतर पट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10 की घात ऋण 2 मीटर और 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। समांतर पट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या R बराबर 3 × 10 की घात ऋण 2 मीटर है, और गोली चालक की त्रिज्या जो है ये 1 मीटर दी गई। मतलब कहने का ये है, प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार का होता है, और इसके बीच में एक गोली चालक रख दिया गया है, या इसकी जो धारिता है गोली चालक की धारिता के बराबर है, ऐसा कहा गया है इसमें। और इनके संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना। आपको यहाँ पर जो ये डिस्टेंस बन रही है, इस डिस्टेंस का मान निकालना है। तो हम लोगों को यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा गोली चालक की धारिता का। गोली चालक की धारिता जो होती है उसका सूत्र होता है C बराबर 4πε0r। गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0r। R का मान 1 दिया है, तो 4πε0 यहाँ पर आ गया गोली चालक की धारिता। समांतर पट संधारित्र की धारिता जो होती है वो होती है ε0A/d, जहाँ पर A प्लेटों का क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है। आपको याद होगा सवाल में प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी हमें जो निकालना है वो D की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग D की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं कि D हमारा कितना होगा। आपको पता है गोली चालक की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर है, इन दोनों धारिताओं को बराबर करना है हमको। तो यहाँ पर हम जो ये मान निकले हुए 4πε0 और ε0A/d इनको बराबर कर देंगे। यहाँ पर ये दोनों जब बराबर करेंगे तो हमारे पास D का एक फार्मूला बन जाएगा ε0A/4πε0। ε0 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा A/4π। A माने होता है गोले का क्षेत्र, क्या कहते हैं ये आपके, क्या कहते हैं, गोली चालक है। तो इसका जो सरकमफेरेंस है पृष्ठ का 4πr² होता है, और अपान 4π कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R²/4 आ गया। R का मतलब है त्रिज्या, और त्रिज्या का मान हमको 3 × 10 की घात ऋण 2 दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये R का मान है जो 3 × 10 की घात ऋण 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए R का मान है। इस R के मान को उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और हमारे पास आ जाएगा R²/4, और R का मान यहाँ पर हमने रख दिया। ये R का मान रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9/4 × 10⁻⁻⁴। आप वीडियो रोक करके कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू 2.25 × 10⁻⁴ मीटर मिल जाएगी। हम कह सकते हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 2.25 × 10⁻⁴ मीटर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें के घा, इसमें भी न्यूमेरिकल आया था। 5वें के घा में कहा गया था कि यहाँ पर एक प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज है, और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10 की घात 14 हर्ट्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह पर कार्यफलन का मान भी ज्ञात कीजिए। वैसे तो आपको पता होगा निरोधी विभव के लिए एक सूत्र होता है, आपको मैं पहले बता दूं, Emax अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होता है EV0, जहाँ पर V0 निरोधी विभव है। इस सूत्र को हम लोग कहीं ना कहीं से रिसीव करते हैं, कहीं ना कहीं से, और जब कभी हमको निरोधी विभव निकालना होता है तो हमको Emax की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या हमारे पास गिवन पार्ट है, उस गिवन पार्ट को लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मान आपका 3.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10 की घात 14 हर्ट्ज है। ये दोनों MKS मात्रक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग कारफलन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की जरूरत पड़ेगी, तो पहले कारफलन निकाल लेंगे। कारफलन का फार्मूला होता है H⁻₈ न्यू0 यहाँ पर देहली आवृत्ति है जिसका मान दिया हुआ है, H प्लांक कांस्टेंट जिसका मान ये होता है, और देहली आवृत्ति 3.3 × 10 की घात 14 दी है। 10 की घातों को कैलकुलेट कर लेंगे, 3414, तो ये कुल मिला करके 2.178 × 10 की घात 19 जूल। ये कैलकुलेशन φ0 दे देगा। φ0 का कैलकुलेशन जब हमको मिल जाएगा तो इसके बाद हम लोग प्रकाश वैद्युत समीकरण लगाएंगे और अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हमको
कार्यफलन निकालना है, निरोधी विभव निकालना है तो ई मैक्स लगाना पड़ेगा। तो ई मैक्स को निकाल लेंगे। ई मैक्स का फार्मूला होता है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से एच न्यू माइनस न्यू नॉट। आपको जैसा कि पता है कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने बताया था कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है जिसका मान एच न्यू होता है तो ये दो भागों में खर्च हो जाता है। पहला भाग जो है इस इलेक्ट्रॉन, ये ऊर्जा इस भाग में अवशोषित हो जाती है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको सरफेस तक लाने में किए गए कार्य में खर्च होती है, इसको फाई कहते हैं, जिसको कार्यफलन कहा जाता है। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो इसको अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में यानी ई मैक्स प्रदान करने में हो जाता है। यानी कुल मिला के जो एच न्यू है ये फाई और ई के सम के बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है प्रकाश वैद्युत समीकरण बनाई गई है। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण से यहाँ पर आप कह सकते हैं ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। जो एच का मान आप जानते हैं, न्यू का मान आपको दिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति और ये न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 की घातें कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे पास। ई मैक्स की वैल्यू 3.234 इंटू 10⁻⁻90 जूल आएगी। आपकी वैल्यू क्या आती है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, हमको निरोधी विभव निकालना है। मैंने बताया था अगर निरोधी विभव निकालना होता है तो हमको ई मैक्स की जरूरत पड़ती है। ई मैक्स हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर आ गई है 3.234 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस ई मैक्स को रखेंगे, हमको बी नॉट निकालना है। बी नॉट बराबर ई मैक्स अपान ई होता है। यहाँ पर ई जो होता है वो 1.6 × 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसको रख देंगे। 10 की घात 19 ऊपर नीचे से कट जाएगी और हमारे पास आ जाएगा ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन मिला करके 2.234 × 1/6 जो 2.02 वोल्ट आ जाएगा, जो हमारा निरोधी विभव है। यही हमारा आंसर हो गया। हमको निरोधी विभव का कैलकुलेशन करना था, ये निकल चुका निरोधी विभव का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया है। 2 प्लेटें हैं और इन 2 प्लेटों पर समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें हैं जो रखी गई हैं। पी और क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दोनों प्लेट बिंदु पी हैं, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन प्लेटों के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम पी बिंदु की बात निकालेंगे तो पी बिंदु पर दोनों तरफ से वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, इसलिए पी पर दोनों प्रकार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग हो जाएगा E1 और E2 का। तो ऐसी कंडीशन पर जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट और σ/2 एप्सिलॉन दोनों तरफ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी उसका योग हो जाएगा, जो कि 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा सिग्मा ऐड होकर 2 सिग्मा हो जाएगा। हर समान है इसलिए अंश को जोड़ दिया जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू 2 सिग्मा। और 2 σ/2 एप्सिलॉन में 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, σ/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी ये तीव्रता प्लेट 1 से 2 की ओर होगी। प्लेट 1 से 2 की ओर ये तीव्रता बनेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि क्यू पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर है। और इस तरीके से पहली प्लेट की तीव्रता जो हमारी है वो σ/2 एप्सिलॉन, दूसरे की σ/2 एप्सिलॉन, और इस प्रकार से ये दोनों जीरो हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो यहाँ पर दोनों तीव्रताओं का अंतर प्रदर्शित कर दे देंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 निकल जाएगी। इसका मतलब यह है कि बिंदु पर क्यू पर किसी प्रकार का वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है कि 2 व्यतिकारी तरंगें हैं जिनके विस्थापन y1 = a1 sin ωt और y2 = a2 sin ωt + phi है कि परिणामी तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि a1 बराबर 5 सेंटीमीटर और a2 बराबर 3 सेंटीमीटर तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये इसका थ्योरी है और थ्योरी के साथ ही नीचे जो न्यूमेरिकल आया है इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरी को आप पुस्तक में देख सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा और खासकर न्यूमेरिकल को फोकस करते हुए वीडियो बनाया गया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में जो आयाम दिया गया है 5 सेंटीमीटर पहली तरंग का, दूसरी का 3 सेंटीमीटर। तो अगर अधिकतम तीव्रता होगी व्यतिकारी तरंगों की तो अधिकतम आयाम होता है a1 + a2 और न्यूनतम आयाम होता है a1 - a2। इन दोनों आयामों को जोड़ लेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा अधिकतम, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा न्यूनतम। आपको ये भी पता होगा कुछ जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर हमको पूछा गया है कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करो, यानी हमको आई मैक्स और आई मिन निकालना है। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम अगर निकालना चाहें तो आपको पता है आई मैक्सिमम होती है a1 + a2 और आई प्रोपोर्शनल टू a² होता है। तो आई मैक्स हो जाएगा a1 + a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आई तीव्रता आयाम के वर्ग के, तो आयाम अधिकतम तरंगों का आयाम जो है a1 + a2, न्यूनतम का a1 - a2 होता है, और वर्ग कर देंगे तो वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर a1 + a2 का 8 है, a1 - a2 का 2 आया हुआ है, इसका वर्ग करके कैलकुलेट करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, और इस प्रकार से 16:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया था ये,
और जिसको आप लोग अगर दोबारा रिपीट होता तो लगा लेंगे। इसके बाद इसमें दिखा गया है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यहाँ पर ये कुछ अलग टाइप का था। खगोलीय दूरदर्शी के दो किरण आरेख बनते हैं, एक बनता है जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, दूसरा अनंत पर बनता है। दोनों प्रकार के रे डायग्राम आते हैं। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ ये कैसे बना है। यहाँ पर अनंत से चलने वाली वस्तु जो है, यहाँ से AB अनंत पर रखी हुई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है। ध्यान रखना ये जो पॉइंट है इस पर आपको बहुत सावधानी बरतना है। यह कहलाता है पहले लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण झुकती नहीं है, यानी स्ट्रेट ड्राइव करनी है किरण। इस किरण को नहीं झुकाना है। ऊपर वाली किरण को मर्जी चाहे झुका सकते हैं, ऐसे झुका सकते हैं, ऐसे झुका सकते हैं। ऊपर वाली किरण को लेंस या अपवर्तन के बाद कहीं भी झुका सकते हैं। लेकिन जो पहली वाली किरण है, ये वाली किरण बिल्कुल नहीं झुकानी है। यही से आपका डायग्राम गलत होता है। तो ये पहली किरण आ गई जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई थी। दूसरी किरण आ गई, इसको मानते हैं दूर पर रहने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो ये यहाँ पर फोकस हो गई, जहाँ पर दोनों किरणें कटी वहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसका मतलब ये दोनों किरणें जो कि पीछे की तरफ बढ़ाएंगे कहीं मिलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखना है। तो समांतर किरणें ले चलनी है। तो आपको करना ये है कि जो ये पॉइंट आया है उससे इसके प्रकाशिक केंद्र को मिला दीजिए, क्योंकि ये किरण आप कभी झुका नहीं सकते हैं। और इसी किरण को आपको पैरेलल ले आना है। ये किरण बिल्कुल भी झुकनी नहीं चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, दूसरी किरण की बात करें तो दूसरी किरण आप स्वतंत्रता पूर्वक बना सकते हैं। जैसे ये किरण यहाँ से यहाँ तक आ गई और इसके बाद इसको यहाँ ले गए। अब आपको पता है प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ से ये किरण खींची थी उसी तरीके से उसी के पैरेलल हमको यहाँ पर एक किरण खींच देना है। यहाँ पर आपको अपनी आंख बना देना है। ये आपका अभिदर्शक लेंस हो गया, आपका नेत्रिका लेंस हो गया, ये आपका प्रथम प्रतिबिंब हो गया और अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनेगा और ये वस्तु हो गई। यही आपको इतना करना था इस फिगर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। और 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में एक LCR सर्किट का सवाल आया हुआ है। इसको आप देख लीजिए। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के प्रेरक प्रतिघात और धारती प्रतिघात और विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें L का मान फिगर में दिया गया है 8.1 मिली हेनरी, जिसको कि हमको हेनरी में बदलना पड़ेगा। 10 की घात मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। ये माइक्रो में है, 10 की घात -6 मल्टीप्लाई करेंगे और ये सही है, MKS यूनिट है ओम। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो देख लीजिएगा जो आपको दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो प्रत्यावर्ती बोल्टा का समीकरण है E = E 100√2 sin πt, ये बोल्ट में करके दिया गया है। तो ये पक्का जान लीजिए कि E0 की वैल्यू दी गई है। इसको आपको हमेशा जान लीजिएगा। प्रत्यावर्ती बोल्टा का शिखर मान कह सकते हैं इसको। ये 100√2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E = E0 sin ωt से इस इक्वेशन की तुलना कर देंगे। जैसे ही हम इस इक्वेशन की तुलना करेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमको, जो कि हमको चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो न्यूमेरिकल कैसे लगाया गया है। ERMS = हम इसमें क्या कर लेंगे, ERMS निकालेंगे। E0/√2 होता है। E0 की वैल्यू 100√2 है, तो 100√2 और √2 कट जाएगा और हमारे पास ERMS यानी प्रत्यावर्ती बोल्टा का जो वर्गमाद मूल मान है, इसका मान आपका हो जाएगा 100 वोल्ट। और इसके बाद हम यहाँ पर L का मान भी कैलकुलेट कर लेंगे। मिली हेनरी दिया हुआ है तो हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। C का मान दिया है, R का मान दिया है। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे पहला फार्मूला हमारा पहला फार्मूला होता है प्रेरण प्रतिघात का। प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला होता है XL = ωL और ωL बराबर ओमेगा का मान होता है 2πf। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। L माने होता है आपका हेनरी में जो दिया गया है 8.1। तो ये आपका कैलकुलेट होकर के प्रेरण प्रतिघात का मान आ जाएगा 2.545 ओम। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए वीडियो रोक करके। और आगे इसमें देखिए धारती प्रतिघात निकालना है। XC = 1/ωc और ओमेगा और C की वैल्यू यहाँ पर आप इसको पुट कर लेंगे 100 पाई और 12.5 × 10⁻⁶, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो फेरेड दिया जिसको पर फेरेड में बदला हुआ है। और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपके पास इस प्रकार का कैलकुलेशन आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे और आपके पास लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा 254.7 ओम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो रोक करके इसको सॉल्व कर लीजिए। न्यूमेरिकल लेते समय, सॉल्व करते समय हमेशा आपके पास हाथ में कापी होनी चाहिए। तो ये हमारा सारे न्यूमेरिकल थे जो कि सेट BB के लगे हुए थे। सेट BB में किस प्रकार के न्यूमेरिकल आए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हैं इसमें, और इसमें जो जो चीज़ पूछी गई थी इसको आप बताएं। अगले सेट में हम आपको BW सेट सॉल्व करेंगे। जितने भी 2023 के सेट हैं सब सॉल्व हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम आपको सेट BW को सॉल्व करेंगे।